इस वीडियो के अंदर हम माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट, उसकी विशेषताएं, क्यों माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, क्या क्या वजह थी, क्या क्या सुझाव दिए थे इन्होंने शिक्षा के लिए, वो सारी जो डिटेलिंग है वो। उसके बाद इस आयोग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो पेपरों के अंदर, जो एग्ज़ाम के अंदर हर बार पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली वीडियो के अंदर हम राधा कृष्णन आयोग, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में जाना था। उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने करे थे। आज की वीडियो के अंदर हम माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि आयोग जो थे, जो पहला, ये स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद जो पहला शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो आयोग का गठन किया गया था, वो था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और ये जो आयोग था वो सिर्फ विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए बनाया गया था, उनकी समस्याओं का पता लगाना, उनका हल निकालना। और जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, जिसके बारे में हम आज जानेंगे, माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये दूसरा आयोग था जो आज़ादी के बाद बनाया गया था। और ये माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है, उनकी समस्याओं का पता लगाना, उनके सुझाव देना कि उनको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या क्या कमियां हैं। और इन आयोगों का मुख्य लक्ष्य था कि भारत के शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि भारत के जो महान पुरुष थे, उनको पता था कि अगर भारत का विकास करना है तो हमें शिक्षा का विकास करना ज़रूरी है, तभी हम भारत का विकास कर पाएंगे। इसीलिए ये आयोग बनाए गए थे, जिनको कार्य सौंपा गया था कि आप ये समस्याएं पता करो कि क्या क्या समस्या है, किन कारणों से हमारी जो शिक्षा है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसी के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग का भी गठन किया गया था, जिसका गठन किया गया था 1952 में। और इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1953 के अंदर सौंपी गई थी। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो मुदालियर थे। इसी कारण से इस आयोग का नाम है वो मुदालियर भी रखा गया है। इसको मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अब आगे देखते हैं हम कुछ और पॉइंट इसके। अगर यहाँ पॉइंट की बात करें तो मुदालियर आयोग के सदस्यों की बात करें तो मुदालियर आयोग, जिसका गठन डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में किया गया था। मतलब कि ये जो आयोग बनाया गया था, इसके मेन अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। उनके अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, जिनके नेतृत्व में मुदालियर आयोग का गठन हुआ, ये आपको समझ में आ गया। अध्यक्ष इसके डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे और सचिव इसके थे M.N. बसु। ये भी आप याद रखोगे, M.N. बसु। और उसके बाद जो मेन सदस्य इसके दे रखे, जो और भी मेंबर थे इसके, वो नीचे की तरफ दे रखे। अन्य जो मेंबर थे, जिसमें आप देख रहे हो श्रीमती हंसा मेहता, ठीक है, ये भी इसके मेंबर थे। उसके बाद आयोग के निर्माण का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र, क्यों इसका निर्माण किया गया था। देखो, पीछे जो हमारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं थी, पहले भी उनको दूर करने के लिए आयोग बनाए गए थे, लेकिन उनमें कुछ कमियां रहने के कारण उन कमियों को पता लगाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद इसमें कुछ कमियां थी, तो इसके बाद अगले, जिसको कुठारी आयोग बोला जाता है, उसका गठन किया गया था। तो ये आयोग है, थोड़ी थोड़ी करके समस्याओं का पता लगाते हैं, जो इनको समझ आती है, उसके बाद उन पे विचार विमर्श किया जाता है और अपनी राय वो है सरकार के पास सौंपते हैं कि ये समस्याएं हैं जिनके कारण से शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठ पा रहा है या आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसके उद्देश्य, इस आयोग के निर्माण के उद्देश्य क्या थे, अब अगर हम देखते हैं तो आयोग के निर्माण के उद्देश्यों की बात करें, अगर हम आयोग के निर्माण के उद्देश्य की, तो भारत के सभी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर छात्र अनुशासन की समीक्षा करना और उसमें सुधार करने का सुझाव देना, ये इसके लिए इसका गठन किया गया था कि भारत के सारे जितने भी राज्य हैं उनमें माध्यमिक स्तर पर छात्र अनुशासन की समीक्षा करना, छात्रों की समीक्षा करना और उनमें
उनमें सुधार के लिए सुझाव देना, भी उनमें क्या सुधार किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट अगर आप देख रहे हो तो भारत के सभी राज्यों की माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं संगठन का अध्ययन करना, जो भी हमारी प्रशासनिक शिक्षा है उनका अध्ययन करना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, क्योंकि जब तक हम उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, उसकी जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे तो तब तक हम उसकी सारी जो डिटेलिंग है वो हमें पता नहीं चल सकती है, और उसमें सुधार क्या करने चाहिए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट अगर आप देखते हो, भारत के सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षा शिक्षकों के वेतन और सेवा शर्तों का अध्ययन करना, भाई क्या क्या शर्तें हैं, किस आधार पर शिक्षकों को वेतन सैलरी दी जा रही है, और सेवा निवृत्त मतलब कब तक वो काम करेंगे, कब उनको रिटायर या अवकाश मिलेगा, उनमें सुधार हेतु अपने सुझाव भी कैसे उसमें और सुधार किए जाने चाहिए। इससे पहले क्या समस्या आ रही है शिक्षकों के सामने, क्योंकि पूरी शिक्षा जो होती है वो शिक्षकों पर डिपेंड होती है, और जब तक इसीलिए उन्होंने इन चीज़ों को भी नोटिस किया। आगे आप फोर्थ पॉइंट देखोगे तो भारत में माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना और उनके समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना, जो भी समस्याएं थी माध्यमिक की उनका पता लगाना, उनका अध्ययन करना और उनके समाधान, भाई उन समस्याओं को किन तरीक़ों से दूर कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं उनको दूर करने के लिए, उनको उनका पता लगाना। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो भारत में माध्यमिक शिक्षा, भारत में माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करना, जो माध्यमिक विद्यालय उनकी स्थिति का अध्ययन करना और उनमें सुधार हेतु सुझाव देना, भी क्या सुधार करने हैं, क्योंकि शिक्षा विद्यालयों के अंदर दी जाती है और विद्यालय भी एक शिक्षा के लायक होने ज़रूरी है। ऐसा माहौल वहाँ पे होना चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों का मन लग के पढ़ने में। अगर ऐसा माहौल नहीं है तो फिर सिंपल सी बात है कि वहाँ पे पढ़ाई संभव नहीं है। इसी कारण से विद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करना और उनमें क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए ताकि वो शिक्षा के माहौल में ढल सके। उसके बाद है सेवन्थ पॉइंट, अगर आप देखते हो सिक्स्थ पॉइंट, भारत के माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम, भी क्या क्या आपको पढ़ाना है स्कूल के अंदर वो, और उनमें सुधार क्या क्या सुधार करना है। ठीक है, ये चीज़ें इनका पता लगा के उनके सुझाव देना। सेवन्थ पॉइंट देखोगे, भारत में माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा प्रणाली का अध्ययन करना, जो भी परीक्षा ले रहे हैं हम, किस बेस पे परीक्षा ले रहे हैं, क्या क्या काम करवा के किस आधार पे क्वेश्चन छोटे पूछ रहे हैं बड़े पूछ रहे हैं और उनमें क्या सुधार किया जाना चाहिए। भारत के माध्यमिक शिक्षक के स्तर का अध्ययन करना और छात्रों की स्थिति का अध्ययन करना, छात्रों की स्थिति और शिक्षकों की स्थिति दोनों की स्थिति का अध्ययन करना और उसके सुझाव देना, भी क्या कमियां हैं, कैसे उनको दूर किया जा सकता है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद देखोगे आप तो मुदालिर आयोग के ये तो थे रीज़न, इनके लिए इसका गठन किया गया था। अब इसने सुझाव क्या दिए थे, इसने अपनी जांच पड़ताल करने के बाद अपने सुझाव क्या दिए थे, तो अगर वो देखते हैं हम तो इसमें दे रखा है, मुदालिर आयोग के सुझाव की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा शुरू होनी चाहिए। ये क्या कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा है उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा शुरू होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट अगर आप देख पा रहे हो तो माध्यमिक शिक्षा 11 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए होनी चाहिए। जो माध्यमिक शिक्षा थी, ये जो आयोग बनाया गया था ये माध्यमिक शिक्षा के लिए बनाया गया था, और इसमें माध्यमिक शिक्षा कितने 11 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए होनी चाहिए, और इसकी अवधि लगभग 7 वर्ष की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 7 वर्ष तक बोला है। उसके बाद इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांट देना चाहिए, इसका सुझाव दिया था कि जो माध्यमिक शिक्षा है हमारी उसको 2 भागों में बांटना चाहिए। एक तो जूनियर माध्यमिक शिक्षा जो 3 वर्ष की होनी चाहिए, और एक उच्च माध्यमिक शिक्षा जो 4 वर्ष की होनी चाहिए, उच्चतर। ठीक है, उसके बाद है ग्रामीण विद्यालयों में कृषि संबंधित शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों के जो लोग होते हैं, वो गाँव के जो लोग होते हैं वो कृषि पर डिपेंड करते हैं, इसलिए वहाँ पे कृषि से संबंधित शिक्षा दी जानी जरूरी है, ताकि वो अपना सही तरीके से जीवन यापन या अपनी कृषि से संबंधित जुड़ी समस्या है उनका समाधान कर सके, और गाँव से शहरों की तरफ उनको ना भाग के आना पड़े। इस कारण से वहाँ पे ग्रामीण लोगों को विद्यालयों के अंदर, स्कूलों के अंदर है वो कृषि से संबंधित शिक्षा दी जानी चाहिए, उनका ज्ञान करवाना चाहिए, कैसे फसलें, कैसे बीमारियां वगैरह, कौन सी बीमारी कैसे दूर की जा सकती है। आगे अगर देखते हैं हम तो माध्यमिक शिक्षा के गुण क्या थे, गुण क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो इसको एक आप ये भी याद रखो कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो इसके गुण क्या थे, गुण की बात करें, व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था में केंद्र सरकार की भागीदारी पर बल दिया कि इसके अंदर केंद्र सरकार को भाग लेना चाहिए, मतलब कि
हस्तक्षेप, ताकि इसका विकास किया जा सके शिक्षा का। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा पाठ्यचर्या को वास्तविक, व्यापक और उपयोगी बनाया, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा डिपेंड होता है सारा स्ट्रक्चर, सारा सिस्टम, स्कूल है, सब कुछ। तो ये मेन है, तो ये सही होना ज़रूरी है। उसके बाद है शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य क्या है, क्यों हम स्कूलों के अंदर पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने उद्देश्य दिए थे कि छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, उनके शारीरिक विकास, उनका मानसिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और चारित्र्यात्मक, ये विकास होने जरूरी है, और इसी के आधार पर पाठ्यक्रम बनाया जाना जरूरी है। ठीक है। शिक्षा की स्थिति में सुधार करना। आयोग ने शिक्षकों की स्थिति, जो शिक्षक थे, जो अध्यापक थे, उनकी स्थिति पर भी ध्यान देने की बात की गई है कि इनकी स्थिति सुधारना जरूरी है, कि जब तक शिक्षक की स्थिति नहीं सुधरेगी तो काम बनना मुश्किल है। शिक्षकों की स्थिति सुधरेगी तो वो मन लगाकर, जब उनका मन खुश रहेगा तो वो मन लगाकर अपना कार्य करेंगे, पढ़ाएंगे। और सिंपल सी बात है कि जो जो भावी देश की पीढ़ियाँ होती है, जो देश के लिए जो अच्छे व्यक्ति तैयार करते हैं, वो टीचर ही तैयार करते हैं, और टीचर अगर अच्छे तरीके से काम करेगा तभी काम चलेगा। तो इसलिए शिक्षक की ओर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वो भी एक इंसान ही है। और इसीलिए इस आयोग ने शिक्षकों की ओर भी ध्यान देने की बात कही है। 5th पॉइंट देखोगे आप तो स्त्री शिक्षा के संबंध में सुझाव। स्त्री शिक्षा के संबंध में भी सुझाव दिए इस आयोग ने भी, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि जो महिलाएं हैं जिनको रूढ़िवादी लोगों के कारण है घरों के अंदर ही, चार दीवारों के अंदर ही बंद करके रखा जाता है, उनको पढ़ने के लिए मौका नहीं दिया जाता है, हर चीज़ में उनको पीछे रखा जाता है। इस आयोग ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे सुझाव दिए। तो आयोग ने बालक और बालिकाओं की शिक्षा में किसी भी प्रकार की असमानता ना करने का सुझाव दिया, कि उनकी शिक्षा के अंदर किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। इस आयोग की दृष्टि से बालिकाओं को बालकों की तरह किसी भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। बालक जिस प्रकार से, जो बॉयज होते हैं वो कोई भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो इसी प्रकार से अधिकार लड़कियों को भी होना चाहिए, कि वो भी किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उनको ऊपर थोपा ना जाए कि वो लड़कियाँ है तो वो गृह विज्ञान ही ले, लड़के हैं तो वो विज्ञान या गणित वगैरह का विषय ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो जिसका मन करे वो ले। उस हिसाब से इसने महिलाओं की शिक्षा की स्थिति को सुधारने के भी ऊपर कार्य किए, दोनों को बराबरी का दर्जा देने की बात कही है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो माध्यमिक शिक्षा के आयोग के दोष, जो शिक्षा आयोग था इसके दोष भी थे। दोष की बात करें तो दोष इसमें क्या थे, अंग्रेजी के बारे में अस्पष्ट सुझाव। आयोग ने अंग्रेजी के अध्ययन के विषय में अस्पष्ट सुझाव दिए थे। जो अंग्रेजी विषय था उसके बारे में स्पष्ट सुझाव नहीं दिए थे भी, क्या राय उसकी, जो राय उसने दी थी वो सही नहीं थी, मतलब कि उलझ फुलझ राय थी, सही साफ शब्दों में वो कहना क्या चाह रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा था। व्यावसायिक बहुउद्देशीय स्कूल, आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालयों में बदलने का सुझाव दिया, परंतु उस पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाने का प्रयास करना उचित नहीं था, क्योंकि इस जो स्कूल थे उनको व्यावसायिक स्कूल बनाना, उसके लिए हर व्यवसाय के औजार, मशीनें, हर चीज़ वहाँ पे मुहैया हो। तो ये एक स्कूल की बात है। तो स्कूल के अंदर कोई भी हो सकता है, सिलाई से संबंधित है, पेंटिंग से संबंधित है, या फिर ट्रैक्टर मशीन है, या फिर इन्वर्टर वगैरह है, या डीजल मैकेनिकल वगैरह, ये सारी शिक्षाएं जब दी जाएगी तो हर एक स्कूल के अंदर ये हर अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए। बिजली का डिपार्टमेंट अलग है, वायरमैन का अलग है, सिलाई का अलग है, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा, भाई उनको व्यवसाय करने की शिक्षा भी दी जा रही है। तो आप खुद देखो कि एक स्कूल के अंदर इतनी चीज़ें लाना, उनके ऊपर इतना पैसा खर्च करना, तो स्कूल एक नहीं, ये जो आयोग था ये पूरे देश के लिए बनाया गया था, एक देश के लिए नहीं बनाया गया था, पूरे देश के लिए। तो आप देखो कि अगर हम हमारे डिस्ट्रिक्ट की भी बात करें तो वहाँ पे भी कम से कम 4 से 5 स्कूल बन जाते हैं, और 5 स्कूल एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखो, और एक स्टेट के अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट होती है, तो आप उनको देखो कितने स्कूल, तो कितना बड़ी मात्रा में पैसा खर्च किया जाएगा। एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि धन उस समय उपलब्ध नहीं था। उसके ऊपर अच्छा ये भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी है, लेकिन उसने राय नहीं दी भी किस प्रकार से धन को दिया जाए, किस प्रकार से लागू किया जाए, क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, कैसे खर्च करना है पैसे को, वो उसने नहीं सुझाव दी। ये भी एक उसकी बड़ी समस्या थी। बहुजिला पाठ्यक्रम, माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाओं और सब मिलाकर 8 विषयों का अध्ययन
अध्ययन लगता है। आयोग बच्चों को एक साथ ही सब पढ़ा देना चाहते थे, ये भी एक बड़ी समस्या थी क्योंकि 3-3 तो भाषाएं, उसके बाद 8 विषय अलग से है, उनको पढ़ना बच्चों के लिए 8-8, तो ये एक बहुत बड़ा एक समसे एक ही बार में सब कुछ बना देने की बात की गई थी। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। इनके जो सुझाव थे उनमें ये उनका दोष था। उसके बाद गैर सरकारी स्कूलों का अस्पष्ट सुझाव। आयोग ने गैर सरकारी माध्यमिक सुझावों में सुधार के लिए जो सुझाव दिए वो आज की परिस्थिति में अनुपयुक्त नहीं है, सही नहीं है। अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम आयोगों ने माध्यमिक स्तर पर 7 वर्गों का निर्माण किया। 7 वर्गों में कुछ विषय समान रखे गए तो कुछ भिन्न भिन्न रखे गए थे। और अब पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू हो गई है। यह वर्ग विभाजन अर्थहीन था, मतलब कि ये इसके बुराइयां थी, मतलब दोष थे, कमियां थी जो सही नहीं थी, मतलब कि स्पष्ट सुझाव नहीं थे उनके। उसके बाद कुछ और भी पॉइंट थे। अब तात्कालिक दोष की बात की जाए तो तात्कालिक दोष क्या थे? दोषपूर्ण प्रणाली, मतलब तात्कालिक होता है कि जिस लिए ये बनाया गया था उसमें क्या दोष थे हमारी शिक्षा के अंदर। शिक्षा की बात करें वो तो उसके सुझाव के दोष थे। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम का व्यवहार संकीर्ण और एकागी था। एकागी होना चाहिए। छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण शिक्षक छात्रों का अनुपात में असमानता का होना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही थी। जब उन्होंने रिसर्च की भी किस कारण से क्या कमियां रह रही है, ये भी एक बहुत बड़ी कारण था। दोषपूर्ण शिक्षा, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, जो परीक्षा ली जा रही है वो दोषपूर्ण है, ये भी एक मेन रीजन था जिसके कारण जो है शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठ रहा है। क्योंकि ये मैं अभी जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये तात्कालिक माध्यमिक शिक्षा के दोष हैं। मतलब कि आयोग ने जो जांच पड़ताल की है उनमें जो जो उनके समस्या निकल के आई है वो है। इससे ऊपर वाले जो पॉइंट थे वो जब उसने अपनी राय दी थी उसमें जो कमियां थी वो थे। तो यहाँ पे क्या थी भाई, क्यों थी, क्या क्या कमियां थी हमारे माध्यमिक शिक्षा के अंदर? तो पाठ्यक्रम का व्यवहारिक संकीर्ण और एकागी होना था। छात्रों की संख्या अधिक होना और शिक्षकों छात्रों का अनुपात, जो एक शिक्षक के पास कितने विद्यार्थी होने चाहिए, कितने विद्यार्थियों को पढ़ा सकता, वो असमान था, सही नहीं था। क्योंकि एक शिक्षक को बच्चों को पढ़ाना, उनकी कॉपियाँ चेक करना, अपना लेसन प्लान तैयार करना, ये बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। अगर कक्षा के अंदर संख्या से ज़्यादा विद्यार्थी है तो उनको कंट्रोल कर पाना, उनको संभालना, अपना सिस्टम बनाना बहुत बड़ी समस्या होती है। ये भी एक बड़ा कारण सामने आ रहा था क्योंकि शिक्षकों की कमी थी स्कूलों के अंदर। इस कारण से कुछ शिक्षकों से ही ज़्यादा विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था, जिस कारण से कुछ ही शिक्षकों के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा था और इस कारण से शिक्षा के अंदर दोष बढ़ते जा रहे थे। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली थी। जो परीक्षा जो हमारी हो रही थी वो भी दोषपूर्ण थी क्योंकि उसमें अंक दिए जा रहे थे और अंकों के कारण बहुत सारे गलत रिजल्ट, बहुत सारी कमियां हमारे सामने आ रही थी। देख रहे हो कि आप रिजल्ट कम आने के कारण कई बच्चे, कई विद्यार्थी फांसियाँ खा जाते हैं, जान से हाथ धो बैठते हैं, फिर अन्य चीज़ें कर बैठते हैं। तो दोषपूर्ण, अगर ऐसा ना हो कि जो भी ये चाह रही थी ग्रेडिंग व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो ये दोष वगैरह वो दूर किया जा सके। शिक्षा विधियों का समय सारणी कमी करना, उसके बाद है शिक्षक की नियुक्ति का अस्तित्व, मानदंड नहीं था। शिक्षकों की नियुक्ति भी, शिक्षकों की नियुक्ति वो किस आधार पर की जाए, क्या क्या मानदंड होने चाहिए, कौन कौन, मतलब कौन सी स्ट्रक्चर, किस चीज़ के ऊपर भी ये टीचर लिया जा सकता है, इसके अंदर क्या क्या योग्यता है, वो मानदंड नहीं था। सीधा भाई कोई आया, ये ऐसी है, ये ठीक है, इतनी डिग्री कर रखी है तो उसको एडमिशन ले लिया, उसको एडमिट मतलब उसको शिक्षक भर्ती कर लिया। पाठ्य सहगामी क्रिया की उचित व्यवस्था का न होना, जो पाठ्यक्रम होता है उसके सहगामी क्रिया का उचित व्यवस्था का ना होना, सही तरीके का न होना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी उस टाइम में। माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रवेश लेना था क्योंकि माध्यमिक शिक्षा के बाद जो विद्यार्थी होता है वो विश्वविद्यालयों के अंदर एडमिशन लेता है और उससे उसके अंदर कमियों तो माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रवेश लेना था ताकि बच्चों को ये पता चल सके कि विश्वविद्यालय शिक्षा के अंदर थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि क्या क्या चीज़ें उनको सीखने को मिलेगी, उसके लिए तैयार करना था। माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय से पहले की जो शिक्षा उसको माध्यमिक शिक्षा बोला गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे शिक्षा के प्रसार की नीतियों की बात की जाए तो नीतियों की बात करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा की नीतियों की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा स्तर पर 30% और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर 50% छात्र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सके। मतलब कि
जो माध्यमिक स्तर है उस पर तो 30% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा, और उच्चतर जो माध्यमिक स्तर है उस पर 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा, मतलब किसी व्यवसाय से संबंधित, रोजगार से संबंधित शिक्षा दी जानी जरूरी है। उसके बाद क्या दे रखा है कि सेकंड पॉइंट अगर आप देख रहे हो, सेकंड पॉइंट के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो माध्यमिक शिक्षा में अवसरों की समानता पर बल दिया जाना चाहिए। इसके लिए स्तर पर अधिकाधिक छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के अवसरों में, अवसरों मतलब कि कोई भी विद्यार्थी है, क्योंकि सभी विद्यार्थी पैसे सबके पास बराबर नहीं होते, तो जो सरकारी स्कूल है उनके अंदर भी समान शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, और प्राइवेट स्कूल है उनके अंदर भी एक जैसी शिक्षा, ताकि उन पढ़ाइयों के बीच में, उन शिक्षा के बीच में जो अंतर, जो खाई बनती जाती है, जो खाई पाई जाती है, वो ना पनपे। एक ही शिक्षा, अगर एक ही शिक्षा पूरे सारे स्कूलों में लगी तो ऐसे में चाहे फिर कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़े चाहे फिर कोई सरकारी स्कूल में पढ़े, तो ऐसे में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा उन विद्यार्थियों को जो एक गरीब परिवार से आते हैं, क्योंकि जो अमीर परिवार से रखते हैं संबंध, वो तो किसी न किसी प्रकार से अपनी शिक्षा को प्राप्त कर लेंगे, उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन जो गरीब परिवार है उनका, उसके बाद है लड़कियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाया जा सके। प्रतिभा के विकास के लिए वास्तविक रूप से प्रयास किए जाने चाहिए। अगले 20 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा की संख्या को नियमित किया जाना चाहिए। 20 वर्षों के अंदर जो माध्यमिक शिक्षा की संख्या है, जो स्कूलों की संख्या, उसको नियमित ठीक ठाक किस हिसाब से की जानी चाहिए, कितने बच्चे तो उस हिसाब से कितने स्कूल हमने खोलने, वो तय करना जरूरी था। ये पॉइंट इसमें आपने देखे। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको मुदालिर आयोग बोला जाता है, उसके आगे कुछ पॉइंट है। माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुतियाँ की बात की जाए तो 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा, उन्होंने बल दिया कि 4 से 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा को, जो माध्यमिक शिक्षा थी उनको उन्होंने 2 वर्गों में बांटने की बात, माध्यमिक शिक्षा को 2 वर्गों में बांटने की बात की। जूनियर माध्यमिक शिक्षा 3 वर्षों की होनी चाहिए और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 4 वर्षों की होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 7 वर्षों की बात की है। माध्यमिक शिक्षा में लगभग 7 वर्षों की बात की है। 11 वर्ष से 17 वर्ष के टाइम के माध्यमिक शिक्षा की बात की है। भी माध्यमिक शिक्षा वो 11 वर्ष से 17 वर्ष के बीच होती है, तो उसने उन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो है जूनियर माध्यमिक शिक्षा जो 3 वर्ष की, और एक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जो 4 वर्ष की होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धति को अपनाया जाए। वस्तुनिष्ठ मतलब कि MCQ, जो ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, वो परीक्षा पद्धति के अंदर वो अपनाए जाए, ताकि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो पॉइंट होते हैं उनको भी बच्चे उनका भी पता कर सके और अच्छी प्रकार से वो स्टडी करें उस बेस पर। उसके बाद अगर आप आगे देखते हो, नेक्स्ट 4th पॉइंट है संख्यात्मक अंकों के जगह पर, जो संख्यात्मक अंक है उनके स्थान पर क्या होना चाहिए, संख्यात्मक अंकों की जगह पे सांकेतिक। सांकेतिक का मतलब देखो, पेपर के अंदर 100 नंबर का पेपर, उसमें 80 नंबर आए, 40 नंबर आए, ये तो होता है संख्यात्मक। और सांकेतिक होता है डिग्री देना, डी, भाई उसका ग्रेड क्या है, सॉरी ग्रेडिंग का देना। ग्रेडिंग जैसे A ग्रेड, D ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, ऐसे करके। ऐसे में किसी को भी जो मार्क्स के हिसाब से, जो विद्यार्थियों के अंदर जो दिमाग में या मनों के अंदर जो एक भ्रम पैदा हो जाता है, एक सोच, दिल के अंदर गलत सोच बैठ जाती है भी मेरे नंबर उससे कम आए हैं। ऐसी स्थिति में कई बार आपने देखा भी है कि गलत कदम उठा भी लेते हैं रिजल्ट या फेल होने के बाद है। तो ऐसी कदम ना उठाए जाए या ऐसी व्यवस्था ना हो, तो इसके लिए संख्यात्मक की जगह पे सांकेतिक अंकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये भी इसने सुझाव। उसके बाद है ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के विषय की व्यवस्था की गई। इसने जो ये हमारा आयोग था, मुदालिर आयोग, इसने सुझाव दिया कि ग्रामीण विद्यालयों के अंदर कृषि शिक्षा दी जानी चाहिए और बालिकाओं को गृह विज्ञान विषय की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। गृह विज्ञान की मतलब कि जो होम साइंस होती है उसकी शिक्षा दी जाए। उसके बाद आगे कुछ पॉइंट इसके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे प्रशासनिक और वित्त की से संबंधित मुदालिर आयोग के सुझाव क्या थे। तो प्रशासनिक सुझाव की बात करें तो केंद्रीय सलाह बोर्ड के समान प्रत्येक प्रांत के अंदर प्रांतीय सलाह बोर्ड भी होना चाहिए। जैसे CBSE होता है, ऐसे ही जैसे हमारे हरियाणा के अंदर हम बात करें तो HBSE है। तो ये हरियाणा राज्य का सलाह बोर्ड है, प्रांतीय सलाह बोर्ड। प्रांत का मतलब राज्य ही होता है। सलाह बोर्ड की स्थापना की जाए, ठीक है। उसके बाद है जिन प्रांतों में अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गठन नहीं हुआ है, वहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए, ये भी इसने बोला प्रशासनिक संरचना के अंदर। थर्ड,
शिक्षा निदेशक का काम शिक्षा मंत्री को सलाह देना है। शिक्षा निदेशक होता है जो, उसका काम क्या होगा, शिक्षा मंत्री को सलाह देना कि क्या क्या कमियां हैं, कैसे दूर की जा सके, किस किस को नियुक्त करना है, इसलिए उसका पद संयुक्त सचिव के बराबर होना चाहिए। उसके बाद आगे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, तकनीकी शिक्षा के लिए हर प्रांत में तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। उसके बाद वित्त संगठन की बात की जाए तो माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में प्रसार के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रांतीय सरकारों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। उनका सुझाव था कि जो केंद्र सरकार है उनको माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए राज्य सरकारों को पैसे दिए जाने चाहिए ताकि वो शिक्षा का विस्तार कर सके। उसके बाद माध्यमिक विद्यालयों को दिया जाने वाला दान आयकर मुक्त होना चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का कर नहीं होना चाहिए। जो माध्यमिक विद्यालयों को जो कर दिया जाता है, जो पैसे दिए जाते हैं, जो दान में पैसे दिए जाते हैं, उसके ऊपर किसी प्रकार का कर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा के ऊपर लगना पैसा है, किसी अन्य काम के ऊपर नहीं लगना है। सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के लिए भूमि व्यवस्था निःशुल्क करनी चाहिए। जो स्कूल जहाँ पे खोले जाएंगे वहाँ पे उनकी व्यवस्था निःशुल्क, मतलब कि उससे कोई पैसे नहीं लिए जाने चाहिए। जो सरकार जहाँ पे विद्यालय खोलना है सरकार के द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो भूमि दी जाएगी निःशुल्क व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके बाद माध्यमिक विद्यालयों द्वारा क्रय की गई सामग्री कस्टम अर्थात चुंगी मुक्त होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होना चाहिए। जो भी विद्यालयों के अंदर जैसे बेंचेज वगैरह है, बोर्ड वगैरह या फिर पंखे वगैरह, फैन वगैरह स्कूलों के अंदर जो लगनी है उसके ऊपर किसी प्रकार का कस्टम सामग्री या चुंगी नहीं लगनी चाहिए, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये जो सारे है वो शिक्षा के लिए, पूरे देश के लिए काम आएंगे, इसीलिए इनके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद है विद्यालयों को मान्यता की बात की गई है इसमें। तो मान्यता की बात करें तो विद्यालयों को मान्यता, माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता तभी मिलनी चाहिए जब वह बोर्ड के द्वारा दी गई शर्तों को लागू करे। जो भी माध्यमिक विद्यालय है, जो ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिनको भाई माध्यमिक विद्यालय के एक सर्टिफिकेट मिलने योग्य है, तो उसको तभी मिलना चाहिए जब वो जो भी शिक्षा बोर्ड की शर्तें जो जारी की जाती है, अगर वो उन शर्तों को मानता है, पूरा करता है, उनका पालन करता है, तभी उसको ये माध्यमिक शिक्षा का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। अर्थात नहीं, अदरवाइज ना मिले उसको। ठीक है, तो वे प्रबंधन समिति और माध्यमिक विद्यालय जो मान्यता प्राप्त करने के पश्चात भी विद्यालय को ठीक प्रकार से चलाने में असमर्थ है या विफल है, उन्हें सर्वप्रथम चेतावनी देनी चाहिए। मतलब कि जो प्रबंधन जिनको माध्यमिक शिक्षा का सर्टिफिकेट मिल गया, मान्यता प्राप्त है वो माध्यमिक शिक्षा से, और उसके बाद भी वो सही प्रकार से अपने विद्यालय का संचालन नहीं कर पा रहे, शिक्षा व्यवस्था का संचालन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे और अपने कार्यों में विफल हो रहे हैं बार बार, तो उनको पहले तो चेतावनी दी जानी चाहिए कि आप अपनी गलतियों को सुधारें और ठीक करें, शिक्षा का स्तर को ऊंचा उठाएं। अदरवाइज वो नहीं मानते तो ऐसी स्थिति में उनकी मान्यताओं को रद्द कर देना चाहिए। ये सुझाव दिए इस आयोग के द्वारा, मुदालिर आयोग, जिसको माध्यमिक आयोग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है विद्यालयों की देखरेख। विद्यालयों की देखरेख की बात की जाए तो आयोग द्वारा निजी व सरकारी विद्यालयों में नियमित रूप से पर्यवेक्षण किए जाने चाहिए, चेकिंग की जानी चाहिए, कानून में ठीक प्रकार से चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, टीचर मनमर्जी से तो नहीं काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं रहे हैं। विद्यालयों की देखभाल के लिए पर्याप्त संख्या में निरीक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। निरीक्षकों जो चेकिंग करते हैं स्कूलों के अंदर कार्य, टीचरों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, बच्चों की कॉपियाँ चेक करना, टीचर ने क्या काम करवाया, बच्चों से पूछना कि कितना उनको समझ में आया। विद्यालयों के निरीक्षकों और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के अलावा अनुभवी शिक्षकों को भी पर्यवेक्षण समितियों के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। जो चेकिंग करने जाते हैं उनके अंदर विद्यालयों की देखरेख का एक निश्चित समय अंतराल होना चाहिए। विद्यालयों की जो देखरेख होती है उनका एक निश्चित समय अंतराल होना चाहिए। उसके अंदर ही ये नहीं कि एक दिन के अंदर सारी चीज़ें हम वहाँ से उसकी सारी डिटेल पूरी कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक समय अंतराल होना चाहिए, उसके हिसाब से हमने वहाँ पे जाना चाहिए, चेकिंग करनी चाहिए कि क्या शिक्षा स्थिति वहाँ की सही है नहीं है, क्या काम वहाँ पे चल रहा है, क्या शिक्षा के जो उद्देश्य हमने तय किए वो प्राप्त हो भी रही है कि नहीं हो रहे हैं। पर्यवेक्षण समितियों को विद्यालय के गुण और अवगुणों को इंगित करना चाहिए भी, क्या क्या कमियाँ इस स्कूल के अंदर, क्या क्या शिक्षा की कमियाँ क्या वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं कमी, और उनको दूर करने के सुझाव भी देने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बात करते हैं हम, ये लास्ट पॉइंट है। उसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम मुदालिर आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जानेंगे। माध्यमिक विद्यालयों के लक्ष्यों से संबंधित मुदालिर आयोग के सुझाव क्या थे? तो उसके सुझाव थे कि जनतांत्रिक नागरिक का विकास होना चाहिए। जो स्कूलों के अंदर जो विद्यार्थी है
वो लोकतांत्रिक नागरिक का विकास उसके अंदर किया जाना चाहिए, लोकतांत्रिक गुण उसके अंदर होने चाहिए, व्यावसायिक कौशलता का विकास करना चाहिए, ताकि अगर वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब उसको शिक्षा के बेस पे नौकरी नहीं मिल पाती है, तो ऐसी स्थिति में उसको कुछ ना कुछ रोजगार जरूर आना चाहिए, ताकि वो अपना जीवन यापन, अपने घर का जीवन यापन, अपने परिवार का जीवन यापन कर सके अच्छी प्रकार से। तो उसको व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। शिक्षा के साथ साथ है व्यक्तित्व का विकास, नैतिक गुणों का विकास की बात की गई है कि उसको छोटे बड़े प्रेम प्यार इनका भी ज्ञान होना चाहिए। नेतृत्व का विकास, तो उसमें सुझाव दिया गया है कि उसमें नेतृत्व का विकास भी होना ज़रूरी है। तो नेतृत्व का विकास का मतलब है कि जहाँ भी जाए वो अपने साथ लोगों को जोड़ सके। जैसे नरेंद्र मोदी की बात करें, जो भी हमारे अन्य नेता है उनकी बात करें, इनके अंदर नेतृत्व का गुण होता है। जहाँ पे भी जाते हैं लोगों को जोड़ लेते हैं, इकट्ठा मिलकर लोगों के साथ चलकर काम करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्टूडेंट हमने तैयार करना है जिसके अंदर नेतृत्व का विकास भी होना चाहिए। उसको समझ होनी चाहिए कि वो जहाँ पे भी जाए वो लोगों के साथ घुल मिल जाए, लोगों के साथ एक हो जाए, लोगों को एक बना कर रखे। ये गुण भी हमने विकसित करना। तो ये 4 सुझाव थे। लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना है उस स्टूडेंट के अंदर। व्यावसायिक कौशल भाई, अगर उसको जॉब नहीं मिलते तो अदरवाइज वो भूखा ना रहे, अपने परिवार का जीवन यापन करे उसके लिए। और व्यक्तिगत विकास करना और नेतृत्व का विकास करना। डियर फ्रेंड, वीडियो के अंदर यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई गलती समझ आ रही है या कोई गलती है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं उन गलतियों को सुधार सकूं। क्योंकि आखिरकार मैं भी एक इंसान हूं, बड़ी मेहनत से ये तैयार किया है आपके लिए। सो गलतियां अगर है तो कमेंट में बताएं, ताकि मैं उन गलतियों को दूर करूँ, अगली वीडियो के अंदर ऐसा ना हो। और प्लीज़ लाइक और शेयर करें, अपने साथियों तक भी पहुँचाएँ, ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सके। और पेपर आपके आने वाले हैं जल्द ही। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। गलतियां हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ताकि मेरे को गलतियां पता चले और मैं उन पर सुधार कर सकूं, उनको दूर कर सकूं। इसी के साथ में इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम इससे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे, मुदालिर आयोग के। ये पार्ट 1 है। इसके बाद जो आएगा वो 2nd पार्ट, जिसमें क्वेश्चन होंगे। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।